जिंदगी के झरोखे से। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कामवाल वादा पॉइंट चैनल की ओर से और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज आपको हम एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो कला के क्षेत्र में और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र के अंदर अपने आप में एक हस्ती हैं और पूरे समाज को ये एक लेसन्स हैं। मैं कहूँगा ये एक यूनिवर्सिटी है और गुरुकुल है ये, और हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। तो हमारे बीच में हैं आज जनाब चौधरी नरेश कुमार जी, और हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के अंदर। आपसे कुछ जानकारियां हासिल होगी जिससे समाज को रोशनी मिले, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना जीवन का अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करें। कांवल जी, आपने मेरे साथ एक शब्द जोड़ दिया, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, जो कि अपने आप में बहुत विस्तृत है, वृद्ध है, और इसका विस्तार बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक दिगर बात है कि मेरा आरंभ इस तरीके से हुआ कि मुझे लगभग गुरुकुल जैसी परिस्थितियां मिली, और उसका आरंभ होता है जब मैं लगभग 12 साल का था। तब हमारे क्षेत्र में रामलीला का मंचन हुआ करता था, और किसी बात को लेकर वहाँ एक डिस्प्यूट हो गया, और उस डिस्प्यूट में जो राम का पात्र अभिनय कर रहे थे कलाकार, उन्होंने वॉकआउट कर दिया। तो मेरे अंकल थे, वो मेरी माँ के पास आए और मेरी माता जी से कहा कि हमें नरेश को ले जाना है पात्र अभिनय करने के लिए राम का। तो मुझे बिल्कुल भी उस वक्त ऐसा नहीं लगा, और ना मैं जानता था कि रामलीला क्या होती है, मुझे देखने जाया करते थे। मेरी माता जी ने उनसे कहा, देखो मेरे बच्चे को जैसा ले जा रहे हैं वैसा ही उसे मेरे पास छोड़ के जाना। उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, मैं वादा करता हूं कि आपके बच्चा उससे ज्यादा बेहतर निखर कर ही आपको मिलेगा। बस उन्हीं हालात में मैं मंच पे चढ़ा और मेरा पहला पात्र था राम। मैं 12-13 साल की उम्र में राम के पात्र को मैंने अभिनय करना शुरू किया, जिसे मैंने लगभग 21 साल तक उसी मंच पर लगातार राम का पात्र किया। और ये मेरी खुशनसीबी थी कि जो मेरे गुरु मास्टर केहर सिंह लोहेरा और गिरीश रागी साहब, उन्होंने बिल्कुल मुझे गुरुकुल की तरह ही, अपने बच्चे की तरह ही अभिनय का पाठ सिखाया। एक एक बारीकी से उन्होंने मुझे बताया कि अभिनय क्या होता है। मैं अभिनय करता रहा। उसके बाद मुझे बाहर से भी ऑफर आए, तो मैंने 2 साल मैंने बाहर अपने मंच को छोड़कर राम का पात्र अभिनीत किया, और 3 साल एक जगह और किया। तो वहां से करने के बाद जब हम वापस आए तो फिर मुझे उसी अपने मंच पर, क्योंकि मैं काफ़ी हैवी हो गया था, उम्र भी हो गई थी लगभग मैं, तो वहाँ अपनी मंच पर मुझे रावण का कैरेक्टर करने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि रावण का पात्र कीजिए, और मैंने किया। जो आदमी राम का पात्र करता था वह रावण का पात्र किया। रावण का पात्र करने के पश्चात मेरे वहाँ दोस्त थे, उन्होंने कहा, यार अब बहुत वक्त हो गया, यहाँ से ना थोड़ा सा बाहर चलो। वो मंडी हाउस आया जाया करता था, तो कहना मंडी हाउस में नाटक होते हैं, वहाँ करते हैं, क्योंकि हम अपने मंच पे रामलीला के साथ साथ नाटक भी ये
बहुत सारे किया करते थे, जिसमें सतीश डे जी के बहुत सारे नाटक थे, टीपी सिन्हा जी के नाटक थे, वो हम किया करते उस समय, जो कि बहुत मुख्य लेखक हुआ करते थे। वो मुझे ले गया मंडी हाउस, और मंडी हाउस में मैंने पहली बार 1976 में LTG, लिटिल थिएटर ऑफ ग्रुप, वहाँ मैंने एंटर किया, वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया और मैं वहाँ का रेपेटरी आर्टिस्ट बन गया। रेपेटरी आर्टिस्ट मीन्स कि मैं पेड आर्टिस्ट बन गया, और 76 में वहाँ मुझे 400 रुपये महीना मिला करता था, जो कि बहुत हुआ करता था। और मैं लगातार 76 से 86 तक 10 साल रेपेटरी आर्टिस्ट रहा। वहां पर हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहां भी एक गुरुकुल सा था। अयलदास साहब, सक्सेना साहब बिल्कुल बच्चों की तरह हम लोगों को मॉडर्न एक्टिंग, मॉडर्न डायलॉग्स, मॉडर्न सिटिंग और मॉडर्न एटमॉस्फेयर से वाकिफ कराया करते थे। वहां पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और उसी वक्त में एक बुनियाद सीरियल शुरू हुआ, जो हिंदुस्तान का पहला सीरियल था। बुनियाद की जो सिलेक्शन कमेटी थी वो LTG में बैठा करती थी, तो लिहाजा उन्होंने कुछ कलाकारों को अपने बुनियाद में लिया, चाहे आप उसे कैसे भी कह सकते हो, कि उसकी वहाँ बैठने की वजह से या दास साहब की वजह से, कि भाई हमारे बच्चों को भी लीजिए आप। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसमें मैंने एक करेक्टर था नर्क का देवता, उसका मैं प्यादा बना था। तो बहुत छोटा सा करेक्टर था, क्योंकि मैं उस वक्त नए थे हम तो मंडी हाउस में, तो वो पात्र हमने किया था बुनियाद के अंदर। फिर बुनियाद से बाहर आ गए हम लोग। 86 के बाद LTG छोड़ दी, श्री राम सेंटर में किया, NSD की 6 महीने की वर्कशॉप अटेंड की। वहां भी करने के बाद फिर इंडिपेंडेंट हो गए। साहित्य कला परिषद के साथ नाटक किए। वहां जब हम कर रहे थे तो वहीं पर साहित्य कला परिषद CGO कॉम्प्लेक्स में फिल्म डिवीजन का ऑफिस था। तो वहां जब हम आए जाया करते थे तो फिल्म डिवीजन के ऑफिस में एक नजर मार दिया करते थे कि यहाँ क्या होता है। वहाँ फिल्म बनती थी जो सिनेमा से पहले, स्टार्ट होने से पहले 1-1.5 मिनट की फिल्म दिखाया करते थे। तो हम बड़े क्रेजी थे कि यार ये 35 की फिल्म यहाँ बनती है। तो एक दिन हम आते जाते वहाँ दोस्ती हो गई, और जो मेरे एक रिलेटिव थे वो वहाँ सर्विस करते थे, उन्होंने मुझे वहाँ के डायरेक्टर महमूद कुरैशी साहब से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि उस जमाने में टेलीविजन पर और फिल्म डिवीजन की एक बहुत माइनर हस्ती हुआ करते थे। महमूद कुरैशी साहब, जो कि अजीज कुरैशी साहब के बड़े भाई थे। उसके साथ ही मिस्टर अजीत वाछानी, इन दोनों डायरेक्टर से मेरा इंट्रोडक्शन कराया। उन लोगों ने मुझे छोटे छोटे कैरेक्टर दिए, और मैंने 35 के ऊपर लगभग 3 फिल्में की, जो कि 1.5 मिनट की फिल्में थी। तो एक अनुभव, 35 का अनुभव, डबिंग का अनुभव, एडिटिंग का अनुभव, बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको गुरुकुल की शुरुआत माता श्री ने कराई, तो पहले हाँ, माता जी ने ये अगर दिया आपको। मेरी माँ शायद उस वक्त मुझे अप्रोच ना करती या मुझे जाने की इजाजत ना देती, या उनसे हाँ ना कहती, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। तो कभी आपकी शूटिंग, कभी आपका कोई मंचन, कभी कोई आपका नाटक माता जी ने देख करके क्या आपको कमेंट्स किया? रावण का देख करके खासकर। राम तो वो देखा ही करती थी, क्योंकि वो क्षेत्र में हुआ करती थी, लेकिन रावण देख के तो उन्होंने मुझे कहा था नहीं बेटे ये मत करिए, रावण में लोग गालियां बकते हैं। लेकिन उसके बाद भी काफी वो खुश रही, और जो आभास मुझे माँ के उन शब्दों का हुआ, वो मेरे जीवन में एक अभिप्राय बन गया। मैं मंडी हाउस में जाने लगा, फ्रीलांस करने लगा,
बहुत सारे नाटक वहाँ करे। और एलडीजी में खुद एक, हाँ मैं बताना आपको भूल गया कि लगभग हमने इस 10 वर्षों में 100 स्टेज किए और ऑल इंडिया घूमे थे हम लोग, इतना साहब के कुछ नाटक लेकर। देखो बहुत अच्छा अनुभव हमें हो गया था, बाहर करने लगे, बाहर से भी बहुत कुछ करने लगे। और एफडी के अंदर भी हम लोगों ने फिर 3 फिल्में कर ली थी। तो वहीं से हमारी मुलाकात एक दोस्त से हुई, जो दोस्त बना वहाँ पर, वो एक फीचर फिल्म बना रहा था। तो कहने लगा, चौधरी साहब मैं एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ यार, उसमें काम करेगा? मैंने क्या करूँगा। वो हमारी बातचीत हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, और उस अंडरस्टैंडिंग में ये हुआ कि हम बॉम्बे गए। और बॉम्बे जाने के बाद वहाँ जाकर जो डायरेक्टर थे मिस्टर किशन बेदी, जो कि राकेश रोशन के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो हमारे डायरेक्टर बने। और उन्होंने जब मेरे बातचीत सुनी, और मैं उनसे बात किया करता था शॉर्ट्स को लेकर या कॉन्सेप्ट को लेकर, तो उन्होंने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया। कहला यार इस नरेश को है ना मेरे पास छोड़ दो, ये मुझे असिस्ट करेगा, बाकी तुम आप कास्टिंग अपनी करती रहो। तो मैं उनको असिस्ट करने लगा। तो वहाँ से भी मुझे फिल्मों की जो बारीकियां हैं वो बेदी साहब से सीखने से मिली। और वो बारीकी क्या थी वो मैं बताना चाहूंगा कि एक डायलॉग, एक शॉट, एक सीन, इसके लिए लगभग 10-11 फाइलें बनती हैं कि एक शॉट को हमें कैसे लेना है। वो राइटर की अलग होगी, डायरेक्टर की अलग होगी, लाइटमैन की अलग होगी, कैमरामैन की अलग होगी, स्टंटमैन की अलग होगी, मेकअप मैन की अलग होगी। मतलब ये सब फाइलें हमें एक एक बना के रखनी पड़ती थी। उससे हमें पता लगा कि फिल्म का एक शॉट कितनी मुश्किलात में शूट किया जाता। तो नरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका सामाजिक योगदान क्या रहा? सामाजिक योगदान तो ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि मेरा योगदान रहा हो, लेकिन समाज को मैंने कला की दृष्टि से देखा, क्योंकि मैं तब तक लगभग कला में रम गया था। आप चाहते थे कि समाज के अंदर और कलाकार पैदा हो, तो उसके रावण भी हो और राम भी हो। हाँ, नेचुरली है। देखिए दोनों का होना बहुत जरूरी, संतुलन तभी बनता है। तो पात्र है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ अभिनय करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बच्चे नहीं आते थे। उनको शायद एक हेजिटेशन सी हुआ करती थी, और वो हेजिटेशन थी अशिक्षा और ऑपोजिट सेक्स, अर्थात किसी लड़के का लड़की से बात करना और लड़की का किसी लड़के से बात करना, जो शायद हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम बहुत अजीब सा फील करते थे, और उन फीलिंग्स को हम उजागर नहीं करते, तो हम बाइकआउट कर दिया करते थे, आते नहीं थे। तो इस वजह से समाज में कला का पूर्ण रूप से पदार्पण नहीं हो पा रहा। आपका धर्म के प्रति किस तरीके से, धर्म की तरफ आपका क्या झुकाव रहा, क्यों हुआ? धर्म का जो मेरा झुकाव रहा, उसकी एक छोटी सी वजह रही, बहुत छोटी सी, जिसे शायद सभी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन नजर अंदाज कर देते हैं। और वो ये है कि हम एक दिन के धार्मिक हैं, सिर्फ एक दिन। जिस दिन शोभा यात्रा निकलती है हम सारे के सारे धार्मिक हो जाते हैं, लेकिन उसके पश्चात हम भूल जाते हैं कि धर्म के प्रति हमारा समर्पण क्या है, हमारी श्रद्धा क्या है, हमारा विश्वास क्या नहीं, है। एक कौन सा, क्या कोई विशेष दिन है ऐसा? हाँ, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप क्योंकि बताइए। वाल्मीकि शोभा यात्रा जिस दिन निकलती है, वाल्मीकि शोभा यात्रा का जिक्र, तो हम उस दिन निश्चित रूप से वाल्मीकि होते हैं, लेकिन उसके पश्चात भूल जाते हैं। जबकि ईश्वर जो है वो समर्पण चाहता है, श्रद्धा विश्वास चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके प्रति उसको नमन करो, उसका स्मरण करो। लेकिन वहां ना नमन होता है ना समर्पण। मैं ऑल ओवर की बात कर रहा हूं। तो ऑल ओवर वाल्मीकि समाज में आपको कोई आस्था नजर नहीं आती वाल्मीकि, या कुछ विशेष समय पर नजर आती? यही विशेष समय है। इसके पीछे मैं एक छोटा सा लॉजिक और मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने लगभग
6 महीने लगाकर दिल्ली के कुछ मंदिरों का सर्वे किया, वाल्मीकि मंदिरों का। और मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर मैंने लोगों को देखा, समझा। सुबह शाम जब भी वक्त मिलता था मैं चला जाता था। तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं होती है, साफ सफाई नहीं होती, घंटे घड़ियाल नहीं बजते। तो दुख होता था। इसका क्या कारण समझते हैं? मतलब बहुत छोटा सा कारण है कि हम में वो विश्वास नहीं पैदा कर सके हम ईश्वर के प्रति, वाल्मीकि जी के प्रति हम लोग पूर्ण विश्वास समर्पित। तो फिर इस समाज का किस पे विश्वास है? विश्वास की बात तो ये है, बिखराव ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा बिखराव है। और इस बिखराव को एकत्रित करने के लिए, एकात्मक होने के लिए हमें अपने आप को फिर एक बार पूर्ण रूप से अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करना होगा। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, एक मजबूत काम को मजबूती दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी हो जाता है। नरेश जी, आपकी आवाज बड़ी सुंदर है। क्या कभी आपने अपनी आवाज का समाज के लिए कोई ऐसा उपयोग किया? मेरी आवाज को बनाने में मेरे गुरुजनों का बहुत हाथ रहा, और वो था कि उन लोगों ने मुझसे प्रैक्टिस कराई। जब प्रैक्टिस कराई तो हम सरगम पे प्रैक्टिस किया करते थे, सारेगामापा। तो बहुत कई बरस प्रैक्टिस करी। उसके बाद मेरे गुरु थे जो ब्लाइंड थे, महेंद्र कुमार जी, जो वो भी दिल्ली से थे। वो दिल्ली से थे और युवाणी पे वो भजन गाया करते थे। वो मुझे युवाणी ले जाते थे अपने साथ में। तो बैठे बैठे कई बार जब मैं गया तो फिर मैंने अचानक डायरेक्टर से या वहाँ के स्टाफ से हेलो शुरू कर दी। उस हेलो में ये हुआ कि उन्होंने कहा आप क्यों नहीं फॉर्म भर देते ये? तो मैंने वो फॉर्म भर दिया। वहाँ पे आता था मन भावन, युवाणी का एक प्रोग्राम, मन भावन आधे घंटे का प्रोग्राम था। तो उन्होंने कहा यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आपकी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत अच्छी है, तो आप इसको प्रस्तुत कीजिए। मैं कहा जी। और वहाँ एक डायरेक्टर थे ज़हूर साहब ने जब मेरी आवाज़ को और मेरी तलफ़्फ़ुज़ को सुना, मेरी प्रोनाउंसिएशन को सुना, तो उन्होंने पास कर दिया। और लगातार मैंने 3 साल तक मन भावन युवावाणी से पेश किया। कभी ऐसा मौका आपके जीवन में आया कि आपको कोई अपनी आवाज को प्रेजेंट करने का सुनहरा अवसर आया हो और वहां पर कास्टिज्म या वर्ण व्यवस्था की ये व्यवस्था ने आपको रोका हो? नहीं। वाल्मीकि होने का कभी नहीं ऐसा कुछ हुआ हो? एक कलाकार के नाते और एक कलाकार में कभी भी कास्टिज्म से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत वाइड इंडस्ट्री है। यहाँ कास्टिज्म बहुत मिनिमम काउंट करता है। लेकिन यदि आप में टैलेंट है तो आज भी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे कलाकार आपको मिल जाएंगे जो अपने टैलेंट के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आज सुपरस्टार कहलाते हैं, चाहे वो साउथ के हों और चाहे वो बॉम्बे इंडस्ट्रीज में हों। इनमें बहुत सारे एक नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। संदीप किच्चा, ये बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, और उनके बारे में सभी को मालूम है, वो खुल के बोलते हैं। रजनीकांत जी, वो खुल के कहते हैं कि मैं दलित हूं। विजय सेतुपति, वो कहते हैं, लेकिन वो उस इंडस्ट्री के स्तंभ हैं। तो यहां कास्टिज्म नहीं चलता है। हाँ, अगर आप में प्रतिभा नहीं है तो आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। वही तो नरेश जी, आप अभी तक के अपने जो कला का आपका जीवन रहा है, लगभग कितना जीवन आपका कला क्षेत्र में रहा? कितने साल आपने कला में अपना योगदान दिया? और अभी भी आपके अंदर तो यंग कलाकार छुपा हुआ है, मैं देखता हूँ। मैंने 12-13 वर्ष की उम्र से मंच को ज्वाइन किया और आज मुझे लगभग 52 वर्ष हो गए मंच से जुड़े हुए।
और इन 52 वर्षों में जो मैंने किया, मैं संतुष्ट हूँ। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। क्योंकि मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि जो मैंने किया, और आपको नहीं लगता कि कला के क्षेत्र में एक हाइट पे जाना चाहिए था, काफी मशहूर होना चाहिए था, शाहरुख खान, धर्मेंद्र की तरह? इसमें मेरी मजबूरियां रही कि मैं अपनी कई बार होता है इंसान थोड़ा सा, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सका, और लेकिन उसके बदले में मुझे एक चीज जो प्राप्त हुई, जो बॉम्बे से प्राप्त हुई, जो भारत सरकार से प्राप्त हुई, वो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे बॉम्बे से काफ सोसाइटी की तरफ से, जो कि वी शांताराम जी ने जिसे बनाया था, उस सोसाइटी की तरफ से मुझे 2025 में दिसंबर के महीने में दादा साहब फाल्के शैडो अवार्ड से नवाजा गया। और 2026 में जनवरी के महीने में भारत सरकार ने मेरा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं नाचीज, जिसे शायद इस काबिल मैं नहीं समझता अपने आप को, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे नवाजा, मुझे समाज का आशीर्वाद मिला, मुझे मेरे दोस्तों का साथ मिला, और उस पीर पैगंबर देवी देवताओं का मुझे आशीर्वाद मिला। क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? वादा पॉइंट जो पॉडकास्ट चैनल है, वो एक रेगुलर चैनल है, और इसके अंदर जिस प्रोग्राम के तहत मुझे बुलाया गया, एक शख्सियत, ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो आप इस प्रोग्राम को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। हम और आप रूबरू होंगे एक नई शख्सियत के साथ वादा पॉइंट में, और आप सब लोग इंतजार करें। आपके लिए हम एक और बेहतरीन शख्सियत को लेके आएंगे जो समाज को आईना और मार्गदर्शन करे।